Hello students, good afternoon to all of you. Myself Devish Kumar and I am a faculty of civil engineering having a teaching experience of about 9 years. Okay, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन का एमसीक्यू बुकलेट का सॉल्यूशन, जिसमें हम वेरियस जो स्टेट ई और जेई के एग्जाम्स के क्वेश्चन से उनको डिस्कस कर रहे थे हम। और हमने चैप्टर नंबर 1 जो था हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वो हमने डिस्कस कर लिया था। ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, तो उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन से पूछे जाते हैं। ओके, तो कमेंट करके बताइए कि इज एवरीथिंग ओके, साउंड क्लियर है? प्लीज कमेंट, इज एवरीथिंग ओके और नॉट? ओके सर, कल हमारे प्रॉब्लम था, आज ओके। ओके, तो देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ब्रेक रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन, ब्रेक का जो रिएक्शन टाइम है किस पर डिपेंड करता है? पहला जो ऑप्शन है दैट इज स्किल ऑफ ड्राइवर। बताइए, स्किल ऑफ ड्राइवर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो इस पे डिपेंड करेगा। बी है एनवायरमेंटल कंडीशंस, यस पीआईवी थ्योरी। एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? जो ब्रेक एफिशिएंसी है वो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि मान लीजिए कि जैसे सपोज अगर स्मूथ रोड है, ठीक है, ये स्मूथ रोड छोड़िए, अगर वेट रोड है, ठीक है, बारिश वारिश हो गई और वेट रोड अगर है, तब उस केस में जो इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, लेकिन अगर ड्राई अगर पेवमेंट है, ड्राई अगर रोड है, तो उस केस में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रैक्टिकली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेट रोड। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा, तो आंसर हो जाता है क्वेश्चन का बोथ ऑफ दीज, विच इज ऑप्शन सी। 10 वाला रिपीट। ओके, 10 तो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा था, क्वेश्चन था सेटिंग आउट ऑफ लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व्स डन विद। देखिए, जो ट्रांजिशन कर्व हम बनाते प्रैक्टिकली अगर बात करें, 2-3 टाइप के हम कर्व बनाते, क्यूबिक पैराबोला, लेमनिस्केट, ठीक है, स्पाइरल, ये 3 टाइप के कर्व हम जनरली बनाते हैं। ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो किसकी मदद से हम लेमनिस्केट कर्व बनाते हैं, तो डिवाइस का नाम पूछा था, तो पोलर डिफ्लेक्शन एंगल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम ये कर्व बना लेते हैं। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। गुड आफ्टरनून सर, स्पाइरल में किसकी हेल्प से? स्पाइरल में डिफ्लेक्शन एंगल की हेल्प से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इतने डीप क्वेश्चन नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन पीआईईवी थ्योरी वी स्टैंड्स फॉर। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पीआईईवी थ्योरी, एक तो इसका पर्पज आपको पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरी है क्या पर्पज होता है, बताइए इसका। पीआईईवी थ्योरी हम क्यों यूज करते हैं? पर्पज अगर पूछा जाए पीआईवी थ्योरी का पर्पज क्या है? सर, रोड मटेरियल भी ट्रांसपोर्टेशन में आता है कि बीएमसी का पार्ट है। देखिए, जो रोड मटेरियल है वो दोनों में कॉमन है। आप एग्रीगेट्स की मैक्सिमम जो टेस्टिंग पढ़ते हो वो बीएमसी में पढ़ते हो, यहाँ पर भी आपको काफी फैकल्टीज पढ़ाती है। दोनों में कॉमन पार्ट है जो एग्रीगेट की टेस्टिंग है और बिटुमिन की जो टेस्टिंग है। ठीक है, नॉर्मली बिटुमिन की टेस्टिंग आपको बीएमसी में नहीं पढ़ाई जाती, वहां पर बीएमसी में
केवल बिटुमिन का कंपोजिशन वगैरह पे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन एग्रीगेट्स की जो टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट जो पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज आपका बीएमसी में भी डिस्कस होता है, दोनों में कॉमन है। ओके, देखिए जो पीआईवी थ्योरी है इसका पर्पज याद रखना, इसका पर्पज होता है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर याद करना, ठीक है, याद रखना, नहीं पता हो तो नोट कर लेना इसको। पीआईवी थ्योरी जो है, दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ठीक है। टोटल रिएक्शन टाइम जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, हर एक पर्सन का डिफरेंट हो सकता है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो टोटल रिएक्शन टाइम है वो 4 टाइम्स का सम होता है। कौन से 4 टाइम? एक तो बोला परसेप्शन टाइम, परसेप्शन टाइम, दूसरा इंटेलेक्शन टाइम, तीसरा इमोशन टाइम, और जो फोर्थ है दैट इज वॉल्यूशन टाइम, या वॉल्यूशन टाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वॉल्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। इन चारों टाइम का सम होगा, ये पर्पज इसका याद रखना, पर्पज पूछा जाता है, ठीक है। तो आईआरसी ने ये रिकमेंड किया अगर हमें टोटल रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, अगर हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए अगर हमें टोटल रिएक्शन टाइम कंसीडर करना है तो वो रिकमेंड किया कोड ने कितना, 2.5 सेकंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन याद रखना किसके लिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तब हमें जो टोटल रिएक्शन टाइम है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तब हम कंसिडर करेंगे 2.5 सेकंड्स। किसके लिए? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के एनालिसिस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के एनालिसिस की, तब इस केस में जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है कितना रिकमेंड किया कोड ने, इस केस में रिकमेंड किया 2 सेकंड्स। याद रखना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2.5 सेकंड्स और जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है इसके लिए 2 सेकंड्स। नहीं पता हो तो नोट करना, ओके, करिए नोट। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो वी किसके लिए स्टैंड करता है? वॉल्यूशन के लिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फॉर वाटर बाउंड मैकेडम WBM रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल के लिए पूछा है, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिकमेंडेशन से कैम्बर की बहुत बार पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बताइए, सीधा आपने कोड में देखा होगा, आपके पास डेटा होगा, ये हेवी रेनफॉल के लिए कितना होता है? 1/33। ओके, कई बार ये एग्जाम में हेवी रेनफॉल ना बोल के हिली रीजन बोल देता है। तो पहाड़ी जो इलाके होते हैं, हिली रीजन जो होता है, वहां पर रेनफॉल हम मानते हैं कि बहुत हेवी होता है, नॉर्मली वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अगर डायरेक्टली इसने हेवी रेनफॉल नहीं बोला, हिली रीजन बोला है, तब भी हम कितना मानेंगे? हेवी रेनफॉल ही मानेंगे। तो कितना हो जाएगा कैम्बर? 1/33। क्लियर? 1/40 होता है लाइट रेनफॉल रीजन के लिए, हेवी रेनफॉल रीजन के लिए पूछा 1/33। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कंपेयर टू अ लेवल सरफेस, ठीक है, फ्लैट रोड है, लेवल सरफेस है, ऑन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब क्या? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ढलान वाला रोड है। ओके, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज, बताइए, लेवल सरफेस के कंपैरिजन में डिसेंडिंग ग्रेडियंट वाले रोड पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी या सेम होगी? देखिए, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? अगर मैथमेटिकली अगर हम देखें, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है दैट इज सम ऑफ लेग डिस्टेंस
एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। पढ़ा होगा आपने। ओके, लेग डिस्टेंस क्या होती है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज लेग डिस्टेंस। ओके, लेग डिस्टेंस जो है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ओके, और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है? आप कहीं भी अगर ब्रेक लगाते हो, व्हीकल में ब्रेक लगाते हो, तो जिस सेक्शन पर आपने ब्रेक लगाया वहां पर गाड़ी नहीं रुकती। ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ सर्टेन डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल करती है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया व्हीकल ने दैट इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब प्रैक्टिकली सोचिए कि एक लेवल्ड रोड है, एक फ्लैट रोड है, और दूसरा डिसेंडिंग ग्रेडियंट है इस तरह से। ठीक है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट आप समझते हो, और व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस वाले रोड पर इस फ्लैट रोड के कंपैरिजन में ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, अगर चढ़ाई वाला रोड है, मतलब असेंडिंग रोड अगर है, तो उस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू फ्लैट रोड। ओके, तो डिसेंडिंग रोड बोला था, जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट वाला रोड है वहां पर ब्रेक लगाने के बाद जो व्हीकल है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि एक तो फ्लैट रोड के कंपैरिजन में डिसेंडिंग ग्रेडियंट वाले रोड पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा होती है। दूसरा ये भी याद रखना कि फ्लैट रोड के कंपैरिजन में असेंडिंग ग्रेडियंट वाले रोड पर जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी वो कम होगी। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आ जाइए। लेवल सरफेस के कंपैरिजन में डिसेंडिंग ग्रेडियंट वाले रोड के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछी थी, इट विल बी मोर, क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गई। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गई। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी को डाउट हो किसी इससे रिगार्डिंग तो पूछिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ए ऑप्शन है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, बी ऑप्शन है स्पीड ऑफ व्हीकल, सी ऑप्शन है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, डी ए ऑल ऑफ दीज। देखिए, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पर डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमने बोला लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, और लेग डिस्टेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू 0.278 वीटी। ठीक है, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होती है दैट इज कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, साथ ही डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको। लेग डिस्टेंस जो होती है, अगर हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कंसिडर करें तब ये होता है वी स्क्वायर, सॉरी वी इंटू टी, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाती है कितना? वी स्क्वायर अपॉन 2gf। अगर मैं स्मॉल v बोल रहा हूं देन इट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड। याद रखना, स्मॉल v बोला तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वेलोसिटी जो है दैट इज इन मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को कैपिटल v से अगर डिनोट करूँ तो वो किलोमीटर पर आवर में होगा। किलोमीटर पर आवर में अगर कंसिडर करना है तब फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है 0.278 कैपिटल v इंटू टी। ओके, कैपिटल v जो है दैट इज द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, प्लस कैपिटल v स्क्वायर अपॉन 254f। यहाँ पर कैपिटल v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। ओके, और बाकी पैरामीटर्स क्या है? स्मॉल t जो है दैट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्या याद कर रहे हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इसको 2.5 ले लेंगे, अभी बताया था। और f जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा वाला कोफिशिएंट है? लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है? यहां पे बताइए, f जो है इतना तो पता होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और दूसरा लेटरल डायरेक्शन में। यहां पर ही लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है।
याद रखना, आप वैसे सोचिए ना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जब व्हीकल ट्रेवल करेगा इस रोड पर तो इस डायरेक्शन में ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। जब ब्रेकिंग डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी तो कॉफिशिएंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाले इन्वॉल्व होगा। अगर मूवमेंट होता लेटरल डायरेक्शन में तब हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेटरल वाला कंसीडर करते हैं, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रेवल होती है, इसलिए जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यहां से देखिए कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, वी पर स्पीड ऑफ व्हीकल है इस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ ये लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर भी डिपेंड कर रही है। ये सारे पैरामीटर सामने आपके जिन पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करता है, अभी फॉर्मूले में हमने देखा तो ये पहला ऑप्शन भी सही है। बी है स्पीड ऑफ व्हीकल, अभी फॉर्मूले में देखा तो ये भी सही है। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पे डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक अगर कम होता है तो उस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक बढ़ जाता है तो उस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी डिपेंडेंसी पूछी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स बढ़ने पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ने पे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम हो गया। ये क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों ही ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ दीज। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया। लॉन्ग वाला कम होता है, लॉन्ग वाला क्या, लॉन्गिट्यूडनल वाला कम होता है। देखो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स है, जो रिकॉर्ड ने रिकमेंड किया 0.15 होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू जो कोड ने रिकमेंड की स्पीड के अकॉर्डिंग होती है दैट इज 0.35 टू 0.4, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल होगा तो वैल्यू देगा, कम से कम लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देगा। लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर वैल्यू नहीं दे तो 0.15 लेना, रिकमेंडेड वैल्यू ही है, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है फॉर आईएसडी, आईएसडी क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है, ठीक है। मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, बताइए मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, बाकी लोग भी बताइए। नवीन 16 का डी बता रहे हैं, गलत है नवीन ये, 16 का ए बिल्कुल सही। देखिए इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आईएसडी क्या होती है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इससे रिगार्डिंग भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये बनता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस मैथमेटिकली कितना होता है, तो आपको पता होगा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ऐसा मैथमेटिकली बोलते हैं, और कई बार एसएससी में भी पूछा है, अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। अब पर्पज क्या है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का, जिन लोकेशंस पर हम सफिशिएंट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते उन लोकेशंस पर हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। याद रखना, जहां जिन लोकेशंस पर हम सफिशिएंट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते वहां पर हम आईएसडी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसका पर्पज है, मतलब इतना डिस्टेंस हम, इतना साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो अगर नहीं पता हो तो लिख लेना, आईएसडी इज प्रोवाइडेड at the locations where sufficient
ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मे नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को कंपेयर करें तो हमेशा एक रिलेशन इनमें होगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमेशा आईएसडी से कम होगी, ऑब्वियस सी बात है कम होगी क्योंकि 2 टाइम्स ही है, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमेशा इन सबसे ज्यादा होगी। तो हम प्रैक्टिकली ओवरटेकिंग, सेफ ओवरटेकिंग के लिए हम इतना डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहते थे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी प्रैक्टिकल कंडीशंस के कारण। तो कोड ने बोला कि अगर इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इतना प्रोवाइड कर दो। जितना ज्यादा साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उतना बेटर, उतना सेफ ओवरटेकिंग की पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो याद रखिएगा, ये नहीं पता तो नोट कीजिएगा। ओके, नोट किया आप लोगों ने? ओके, अब देखिए क्वेश्चन जो था, मान लीजिए फ्लैट रोड है। ओके, कोड ने जो बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया उन्होंने, कि मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है, उसका आई लेवल यहाँ पर है। ठीक है, आई लेवल यहाँ पर है, कहाँ पर है, जो रोड ग्राउंड है वहां से सपोज ये है 1.2 मीटर हाइट पर। तो ये जो ड्राइवर है ये जितना डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 0.15 मीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आई लेवल ऑफ ड्राइवर है 1.2 मीटर हाइट पर फ्रॉम द ग्राउंड, ये जितना डिस्टेंस से 0.15 मीटर हाइट के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन एज पर आईआरसी फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, आईएसडी के लिए पूछा था क्वेश्चन में, तो आईएसडी कहीं ना कहीं यहीं पे डिपेंड कर रहा है ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे। तो हाइट ऑफ इसमें ऑब्जेक्ट पूछी थी तो 0.15 मीटर हो जाता है। हाइट ऑफ आई लेवल अगर पूछे तो वो हो जाता है 1.2 मीटर, ये भी पूछा जाता है। और स्टूडेंट जल्दीबाजी में यहाँ पर गलती कर देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.15 मीटर, यही पूछा था क्वेश्चन में, तो ये आंसर हो गया। हाइट ऑफ आई लेवल भी पूछा जाता है, इट इज 1.2 मीटर। नहीं पता हो तो ये नोट कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन पाइए, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा था तो हो जाता है 0.15 मीटर, ये आंसर। फाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछा है, इवन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ने से इंक्रीज होगा रिएक्शन टाइम। बी ऑप्शन है डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिकली सोचिए कि स्पीड अगर व्हीकल की बढ़ाते हो तो रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछा है। तो देखिए, अगर आपने रिलेशन पढ़ा हो, एक टर्म हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं आर एब्सोल्यूट से, और इसके लिए रिलेशन सीधा याद रखना, केवल वैल्यूज पुट करनी है। इट इज इक्वल टू वी डेस स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, एक और टर्म होती है रूलिंग मिनिमम रेडियस, ये भी याद रखना, रूलिंग मिनिमम रेडियस।
ऑफ कर्व आर रूलिंग से नोट कर रहा हूं सपोज इसको, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ। सिमिलर सा फॉर्मूला इसका। ओके यहाँ पर पैरामीटर्स देख लीजिए जो टर्म्स हमने यूज की है। यहाँ पर वीडेज टर्म हमने यूज की। वीडेज जो है ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ओके और यहां पर v हमने यूज किया इस फॉर्मूले में, तो v जो होता है दिस इज रूलिंग, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस नहीं है, ये तो वेलोसिटी है। एब्सोल्यूट मिनिमम स्पीड या डिजाइन स्पीड बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट मिनिमम डिजाइन स्पीड। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम डिजाइन स्पीड हम इसको बोलेंगे। और यहां पर जो v है इस फॉर्मूले में, जो वेलोसिटी है दैट इज रूलिंग डिजाइन स्पीड। ठीक है, दोनों ही स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में कंसीडर करनी है। दिस इज ऑल्सो इन किलोमीटर पर आवर। ओके, ई जो है इट इज सुपर एलिवेशन। ई जो है इट इज सुपर एलिवेशन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, ठीक है, तो नॉर्मल केस में हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन लेते हैं 0.07 के बराबर, 7% के बराबर। अगर ये डेटा गिवन नहीं हो तो 7% लेंगे इसको, 0.07। और एफ जो है इट इज लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आईआरसी ने इसको रिकमेंड किया कितना, 0.15, इतना हम ले लेंगे इसको अगर नहीं गिवन हो तो। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल था क्वेश्चन जो था उसमें एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछी थी, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, वेलोसिटी गिवन थी क्वेश्चन में 110 किलोमीटर पर आवर, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 110 इसका स्क्वायर 127। ई और एफ की वैल्यू नहीं दी तो हम ये वैल्यूज ले लेंगे, 0.07 प्लस एफ था कितना 0.15। देखिए कितना आ रहा है ये, बताइए। वी डेज और वी में रिलेशन, प्रदुमन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता एक्चुअली में। इसको हम वी को हम बोलते हैं दिस इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड, मतलब जो मैक्सिमम डिजाइन स्पीड हम नॉर्मल केसेस में कंसीडर करते हैं उसको हम रूलिंग डिजाइन स्पीड बोलेंगे। और नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो जो रूलिंग डिजाइन स्पीड है ये क्या होती है कि नॉर्मल केसेस में जो मैक्सिमम डिजाइन स्पीड हम कंसीडर करते हैं, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डिजाइन स्पीड की बात कर रहे हैं। नॉर्मल केसेस में जो भी मैक्सिमम डिजाइन स्पीड हम कंसीडर करते हैं उसको रूलिंग डिजाइन स्पीड हम बोलते हैं। और एब्सोल्यूट मिनिमम जो डिजाइन स्पीड है वो क्या होती है कि नॉर्मली जो मिनिमम डिजाइन स्पीड के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा हमको रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वी हमेशा इससे ज्यादा होगा। ठीक है, वी हमेशा इससे ज्यादा होगा।
ठीक है, तो आप लोगों ने ये नोट किया? ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाइए। आंसर देखिए कौन सा हो जाता है, 432 कुछ आया था, तो वो समथिंग सी आंसर हो जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रिफर्ड इन अ वेली कर्व। किसी वेली कर्व में हम कौन सी शेप को प्रेफर करते हैं? ठीक है, तो वेली कर्व आप समझते होंगे, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, जो वेली कर्व होता है इसी को हम बोल देते हैं सेग कर्व। ओके, और कैसा होता है, इस टाइप का रोड जो होगा, इस तरह से सेग बना हुआ है, सेगिंग बेंडिंग मोमेंट आपने पढ़ा होगा ना, इस तरह की शेप को हम सेग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीकल्स पास होंगे यहां से। ओके, ये व्हीकल्स इस तरह से पास होंगे। ओके, तो बताइए कि जो यहाँ पे जितने 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सेगी कर्व से रिगार्डिंग, वो डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बताइए कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर कोई साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी क्या? अगर चढ़ाई वाला रोड होता जिसको हम समिट कर्व बोलते हैं इस तरह का, यहाँ पर तो साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है। ये समिट कर्व है, जो चढ़ाई वाला रोड होता है उस वहां पर तो साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, बहुत कम डिस्टेंस विजिबल होती है। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आप किसी चढ़ाई वाले रोड पर अगर ट्रेवल करते हो तो बहुत कम डिस्टेंस आपको विजिबल होती है। लेकिन ये जो वेली कर्व है, ठीक है, ऐसे रोड पे प्रैक्टिकली सोचिए कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक, अगर दिन की बात करें, हम सनलाइट की बात करें, जब सनलाइट प्रेजेंट है तब उस केस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हमें विजिबल होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हमें विजिबल होगी, तो साइड डिस्टेंस की इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है, दिन के टाइम में नहीं होती। ठीक है, दिन के टाइम में साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, नाइट के टाइम में साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी। नाइट के टाइम में जो साइड डिस्टेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हेडलाइट, दैट इज नोन एज हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, हेडलाइट की रोशनी में जो डिस्टेंस हमें विजिबल होती है दैट इज नोन एज हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो नाइट के टाइम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये अगर व्हीकल ऐसे जा रहा है तो इसकी लाइट यहाँ पे पास होगी। ठीक है, इसकी लाइट तो जाएगी सीधी, और यहां से कोई व्हीकल आ रहा है आगे से तो वो नजर नहीं आएगा, तो रात को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जब हम व्हीली कर्व्स को डिजाइन करते हैं तो हम यहाँ पर एचएसडी को कंसिडर करते हैं, और कोड ने ये बोला कि एचएसडी जो है दैट शुड बी इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये भी एसएससी जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पर व्हीली कर्व के केस में हेडलाइट साइड डिस्टेंस ज्यादा सिग्निफिकेंट है, एंड इट इज टेकन इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा, जब इस कर्व पर हम चलेंगे तब उस केस में प्रैक्टिकली दिक्कत क्या आएगी कि ये कर्व अगर है तो आपको पता होगा कोई भी कर्व अगर होता है वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, पढ़ा होगा ना आपने, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। अपकेंद्रीय बल जो होता है ये फोर्स इस पर लगेगा, इसलिए व्हीली कर्व्स में व्हीकल चलाना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इस फोर्स के कारण ये अनकंफर्टेबल होगा। बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो साइड डिस्टेंस नहीं है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस है। दूसरा, कंफर्ट ज्यादा क्रिटिकल है यहाँ पर। ओके, तो ये दोनों चीजें याद रखना। ठीक है, अब जनरली हम कौन सी शेप अडोप्ट करते हैं? जनरली हम कौन सी शेप अडोप्ट करते हैं? क्यूबिक पैराबोला हम बनाते हैं वेली कर्व को। ठीक है, एक तो जो ये स्टैंडर्ड जो मतलब आइडियल जो शेप्स है वो पूछी जाती है, जो डिफरेंट कर्व्स आपने पढ़े होंगे, समिट कर्व हो गया, वेली कर्व हो गया, ट्रांजिशन कर्व हो गया, इनकी शेप हम नॉर्मली कौन सी प्रेफर करते हैं और इनकी आइडियल शेप क्या होगी, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, आगे ट्रांजिशन कर्व आएगा तो उससे रिगार्डिंग मैं वहीं पर बता दूंगा, अभी फिलहाल मैं वेली कर्व की बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल टिपिकल केस में मतलब जनरली क्यूबिक पैराबोला हम बनाते हैं, किसको? वेली कर्व को। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ए ऑप्शन है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइन्स। बी ऑप्शन है मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। सी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द व्हील बेस।
डी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो पहले एक बार एक्स्ट्रा वाइडनिंग को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं ब्रीफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल उनको डिस्कस कर रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो हम बोलते क्या, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और दूसरा जो होती है दैट इज साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, जो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है इसको WM से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो इसके लिए जो रिलेशन है दैट इज NL² अपॉन कितना बताइए, 2R, बिल्कुल सही। ओके, और जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है इसको WP से डिनोट कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू कितना, V अपॉन 9.5 √R। ओके, पैरामीटर्स भी देख लीजिए। N जो है दिस इज नंबर ऑफ ट्रैफिक लेंस, L जो है दिस इज द लेंथ ऑफ व्हील बेस, अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, न्यूमेरिकल पूछा हो, तो इसको हम 6 मीटर ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तब। R जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। रेडियस ऑफ कर्व के जितने फॉर्मूले हैं वो सब मीटर में ही है। और V जो है दिस इज द स्पीड, डिजाइन स्पीड। ठीक है, डिजाइन स्पीड ऑफ रोड इन km/h। ओके, तो यहां से हम टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें, कितना हो जाती है, दोनों को ऐड कर दो, इतना एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब देखिए, जो मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, किस पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड, बताइए, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं किस पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं, एनीवन? इसको हम प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, मेंटल कंफर्ट नहीं, ये भी याद रखना, ये ओवरटेकिंग पर्पस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ओवरटेकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग आप नाम से समझ में आ रहा होगा आपके, कि देखिए प्रैक्टिकली सोचिए कि ये कोई रोड है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई रोड है, और ऐसा सोचिए कि यहाँ पे बहुत लंबा व्हीकल अगर जा रहा है, सपोज ये, ठीक है, बहुत लंबा व्हीकल है, जब ये मूव कर रहा है तब उस केस में क्या होगा कि व्हीकल अगर मूव करेगा, लेंथ ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है कि जो व्हीकल होता है इसके जो आगे वाले व्हील से केवल वो स्टीयरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, केवल जो आगे वाले व्हील से वो स्टीयरिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जबकि जो पीछे वाले व्हील्स होते हैं ना वो डायरेक्टली स्टीयरिंग के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, पीछे वाले व्हील्स तो गाड़ी के साथ में घूमते हैं, जबकि स्टीयरिंग घुमाने पे आगे वाले व्हील्स घूम जाते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर लेंथ ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा है तो प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर ये कोई कर्व है, यहाँ पे व्हीकल मूव कर रहा है, तो ये पीछे वाला हिस्सा व्हीकल का ट्रैक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो ट्रैक से बाहर निकल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। ओके, तो ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देंगे, मतलब विड्थ ऑफ पेमेंट को थोड़ा बढ़ा देंगे, वाइड कर दिया इसको थोड़ा सा, जिससे अगर ऑफ ट्रैकिंग भी होना तो गाड़ी बीच में पलटे नहीं नीचे। ठीक है, तो इसलिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की। क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है? जहां पर कर्व होगा ना वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, सीधे रोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे रोड में तो ऑफ ट्रैकिंग होगी ही नहीं। जहां पे टर्न होगा, कर्व होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, वहां पे व्हीकल का पीछे वाला हिस्सा उस टर्न पे ट्रैक से बाहर चला जाएगा,
ठीक है, तो वहां पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब नीचे व्हीकल गिर सकता है अगर यहाँ पे खाई वगैरह कुछ हो, जैसा कि पहाड़ी इलाकों में होता है। पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा एक साइड पहाड़ियाँ होती है और दूसरी साइड खाई होती है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए हमने मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की, यहाँ पे विड्थ ऑफ पेमेंट बढ़ा देंगे। और दूसरा जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ये ओवरटेकिंग पर्पज के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने कहीं भी अगर पहाड़ी इलाकों में देखा हो तो वहां पे नंबर ऑफ कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे कभी स्ट्रेट रोड नहीं होती है। ठीक है, तो आप कभी नोटिस करना जहाँ पे कर्व होता है वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइडेड होता है फॉर दी ओवरटेकिंग पर्पज, क्योंकि हिली रीजन्स में आपने देखा होगा कि सिंगल लेन रोड होता है, क्योंकि वहां पर रोड बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकली, और कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो सिंगल लेन रोड्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे जो ओवरटेकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पर ये साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ओवरटेकिंग पर्पज के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, इतना हो गया। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग दिस प्लस दिस हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहां से आप देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है, नोटेशन से पता लग रहा है कि ये नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइन पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ व्हील बेस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्व पे डिपेंड कर रहा है। ओके, कैसे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्व बढ़ने पे मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कम हो जाएगी। ऐसे साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है व्हीकल की डिजाइन स्पीड ऑफ रोड और रेडियस ऑफ कर्व पर डिपेंड करता है। मैथमेटिकली रिलेशन से हमने देख लिया। ओके, अब देख लीजिए जो क्वेश्चन था, इन्हीं डिपेंडेंसीज पे क्वेश्चन बनाया हुआ था ये। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स। गलत हो जाता है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है v अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइन्स तो है ही नहीं। बी देखिए, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती थी, NL स्क्वायर अपॉन 2R। यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल तो है ही नहीं, v की टर्म तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सी देखिए, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द व्हील बेस। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है लेंथ ऑफ व्हील बेस पे डिपेंड करती है, नहीं करती। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ये होती है, तो ये गलत हो जाता है। डी ऑप्शन देखिए, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ये स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। सबको क्लियर है, बताइए कोई डाउट हो तो। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिजाइन स्पीड ऑफ आर्टीरियल रोड शुड बी। बताइए, कल डिस्कस भी किया था आर्टीरियल रोड क्या होते हैं। दो जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे, आर्टीरियल रोड एंड कलेक्टर रोड हमने डिस्कस किए थे। कलेक्टर रोड कौन सा होता है, जो आपके घरों से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, दैट इज कलेक्टर रोड। और कलेक्टर रोड जो जिन रोड से फर्दरली कनेक्टेड होते हैं उनको आर्टीरियल रोड हम बोलते हैं। तो इनको नॉर्मली 80 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 80 किलोमीटर पर आवर के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। The camber for hill roads in case of thin bituminous surfacing is adopted as। बताइए, आपने डेटा पढ़ा होगा, IRC की रिकमेंडेशंस पढ़ी होगी, एक टेबल आपने पढ़ी होगी, डिस्कस की होगी आपने कैम्बर की जो रिकमेंडेड वैल्यू है 21 में 80 ज्यादा हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली घरों वाली रोड नहीं है। ठीक है, आर्टीरियल रोड से, वो घरों से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ना, वो कलेक्टर रोड्स होती है। और कलेक्टर रोड से जिन रोड्स को व्हीकल्स की फीडिंग होती है, ठीक है, मतलब ट्रैफिक जहाँ पे डिलीवर होता है कलेक्टर रोड से, उसको हम बोलते हैं आर्टीरियल रोड। तो कंपैरेटिवली वो कलेक्टर रोड्स की कंपैरिजन में हाई स्पीड रोड्स होते हैं। ठीक है, जनरली 80 किलोमीटर पर आवर के लिए इनको डिजाइन किया जाता है, जो आर्टीरियल रोड से उनको। ओके, बताइए, थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए कैम्बर कितना इन केस ऑफ हिल रोड्स। तो आपने डेटा पढ़ा होगा कि इस केस में क्या होता था, दो आपने चीजें पढ़ी होगी, एक तो हेवी रेनफॉल के लिए, एक लाइट रेनफॉल रीजन के लिए रिकमेंडेशंस पढ़ी होगी। अब जब यहाँ पर बोल दिया कि हिली रोड से, तो पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है, तो हमें हेवी रेनफॉल के लिए देखना है।
तो देखिए कितना होता है हेवी रेनफॉल के लिए, सीधा आपके पास टेबल होगी, उसमें से आप देख सकते हैं, सीधा आईआरसी की रिकमेंडेशन है कितना होता है हेवी रेनफॉल के लिए कितना होता है 1 in 50 होता है लाइट रेनफॉल के लिए, ठीक है 1 in 50 होता है लाइट रेनफॉल के लिए, और हेवी रेनफॉल के लिए होता है 2.5%। ठीक है, सीधा टेबल में देखना आप। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर हेयर पिन बेंड्स इन हिल रोड्स इज टेकन एज। बताइए मिनिमम डिजाइन स्पीड इन केस ऑफ हेयर पिन बेंड्स। हेयर पिन बेंड्स क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं या कोई मंदिर वंदिर आप कभी गए हो तो वहां पे क्या होता है, कोई मंदिर बहुत ज्यादा पहाड़ी पे स्थित होता है, बहुत ज्यादा हाइट पर पहाड़ी पर स्थित होता है, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जो रोड होती है वो हम ऐसी कुछ बनाते हैं, या तो ऐसी रोड बनाते हैं या ऐसी जिगजैग रोड बनाते हैं। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं स्पाइरल रोड, इसको बोलते हैं जिगजैग रोड। तो इस तरह की जो रोड्स होती है इसी को हम हेयर पिन बेंड्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कुछ डिस्टेंस में कर्व आ जाता है, तो यहाँ पर साइड डिस्टेंस जो है वो कंपेरेटिवली कम होगी। ठीक है, साइड डिस्टेंस जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू प्लेन टेरेन। स्ट्रेट रोड की कंपेरिजन में जो साइड डिस्टेंस है बहुत कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पीड को कम रखेंगे, जिससे क्योंकि सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं हम, साइड डिस्टेंस अगर सफिशिएंट है तो हम बहुत हाई स्पीड रोड्स डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन साइड डिस्टेंस जितनी कम होगी डिजाइन स्पीड भी उतनी कम होगी। तो वो हेयर पिन बेंड्स को 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हेयर पिन जो बेंड्स होते हैं इनको 20 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, while designing the super elevation of a highway the maximum value is fixed considering the need to। 23 हेयरपिन ग्रेडियंट। नवीन ग्रेडियंट्स के लिए अभी काफी क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर ग्रेडियंट्स का सारा कोडल प्रोविजन में बताऊंगा। 3 टाइप के ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ओके, और दूसरा फ्लोटिंग ग्रेडियंट हम देखेंगे, लिमिटिंग ग्रेडियंट हम देखेंगे। तो वो डेटा मैं सारा नोट करवाऊंगा वहां पर। ओके ओके, इसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन में बोला है कि जो सुपर एलिवेशन को हम जब डिजाइन करते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग हम फिक्स करते हैं। आपने पढ़ा होगा सुपर एलिवेशन के लिए अपर लिमिट, कि नॉर्मल केस में सुपर एलिवेशन 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिली रीजन में जो रोड से अगर वहां पे स्नोफॉल नहीं हो रहा तो उस केस में जो सुपर एलिवेशन है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट फिक्स की कोड ने, ये अपर लिमिट किस बेसिस पर फिक्स की है वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है टू अवॉइड टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स इन मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो। टॉपलिंग मतलब फिसलना, तो स्लो मूविंग व्हीकल्स जो है मतलब बहुत धीरे जो व्हीकल्स चलते हैं वो फिसल जाएंगे। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे बी है अवॉइड ट्रांसवर्स स्कीडिंग। कल स्कीडिंग मैंने डिस्कस की थी क्या होती है। सी देखिए प्रोवाइड ड्रेनेज, ड्रेनेज के कोरस्पॉन्डिंग अपर लिमिट फिक्स की है। डीएस काउंटरएक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू 75% ऑफ डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड के 75% फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए के कोरस्पॉन्डिंग हम ये अपर लिमिट फिक्स करते हैं। बताइए, अब प्रैक्टिकली सोचिए, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ब्रीफली रिमाइंड कर देता हूँ सुपर एलिवेशन को आपको। तो होता क्या है कि जो भी हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व भी मैंने कल डिस्कस किया था, केवल रोड घूम रहा है, रोड में कोई एलिवेशन डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लूं मैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पर, तो ए और बी सेम हाइट पर है, सेम एलिवेशन पर है, रोड घूम रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका पर्पज होता है, इसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे। रोड की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, एलिवेशन डिफरेंस नहीं आ रहा। अब होगा क्या कि जब यहाँ पर व्हीकल्स पास होंगे, ठीक है, यहाँ से कोई व्हीकल जा रहा है, तो आपको पता होगा कि कोई भी कर्व जो होता है ना, कोई भी जो कर्व होता है वहां पर एक फोर्स एक्ट करता है बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहां से एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इससे क्या होगा कि व्हीकल पर ये लेटरल डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस फोर्स के कारण व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी कि बाहर की तरफ पलट जाए, क्योंकि बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है व्हीकल पर, तो इसके व्हीकल की टेंडेंसी कर्व के बाहर की तरफ पलट जाने की होगी। ठीक है, सपोज मैं ये कोई सेक्शन बना रहा हूं इसका रोड का, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द इनर साइड, इनर एज ऑफ द कर्व। आई से नोट कर रहा हूं, ये जो है इनर एज है कर्व की,
और ये आउटर एज है, ठीक है। ये सेक्शन लिया मैंने, यहाँ पे ये इनर वाली एज है कर्व की, ये आउटर एज है। तो ये जो सेक्शन है मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ठीक है। ये सेक्शन मैंने अलग से बनाया, और सपोज ये इनर एज है ये वाली, और ये आउटर एज है। तो जब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तब उस केस में व्हीकल की टेंडेंसी बाहर की तरफ पलट जाने की। तो प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मैं आउटर एज को थोड़ा सा राइज कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज, तब उस केस में जो ओवरटर्निंग की पॉसिबिलिटी वो कम हो जाती है। हमने आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में इस तरह से कुछ उठा दिया, मतलब इस तरह से कुछ स्लोप प्रोवाइड कर दी। इससे क्या होगा कि व्हीकल जो है ना, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, ये सरफेस को इस वाली एज को ऊपर उठा देने से ये फोर्स कुछ हद तक बैलेंस हो जाता है, मतलब इजीली अब व्हीकल की ओवरटर्निंग नहीं होगी, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण व्हीकल की ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने आउटर एज को इनर एज के सापेक्ष कुछ राइज कर दिया, ठीक है, उठा दिया। इस तरह की जो स्लोप प्रोवाइडेड है, इसी स्लोप को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ठीक है। पर्पज क्या है? व्हीकल की ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करना। अब प्रैक्टिकली सोचिए कि ये स्लोप जितना ज्यादा होगी, ये सुपर एलिवेशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट कर लेगा। मतलब जितना ज्यादा ये सुपर एलिवेशन होगा उतना ज्यादा सेफ होगा व्हीकल ओवरटर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज्यादा स्लोप होगी ये सुपर एलिवेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि व्हीकल ओवरटर्निंग नहीं करेगा। बात समझ में आती है? लेकिन यहाँ पे आप दूसरा साइड भी देखिए, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा स्लोप हमने प्रोवाइड कर दी, तब अगर बहुत स्लो मूविंग व्हीकल यहाँ पर जा रहा है इस कर्व पे, तो वो यहां से स्लिप कर जाएगा, टोपल कर जाएगा, फिसल जाएगा। अगर बहुत स्लो मूविंग व्हीकल है, वो अगर बहुत ज्यादा स्लोप पर जा रहा है, तब उसकी टॉपलिंग हो जाएगी। तो कोड ने इसीलिए रिकमेंड किया कि जो सुपर एलिवेशन है उसकी वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड द टॉपलिंग ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। बात समझ में? अदरवाइज तो जितना ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते ना उतना बेटर था वो। ओके, तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि अपर लिमिट ऑफ जो सुपर एलिवेशन है क्यों प्रोवाइड की हमने? टू अवॉइड द टॉपलिंग ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल इन मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो। क्लियर है सबको? बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ए व्हीकल वॉज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकंड में किसी व्हीकल को स्टॉप किया बाय फुली जैमिंग द ब्रेक्स, ठीक है, पूरी तरह से ब्रेक लगा के इसको रोक दिया गया। द स्किड मार्क्स मेजर्ड 9.8 मीटर्स, ठीक है, 9.8 मीटर तक स्किड की मार्किंग हो गई। द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट विल बी, तब स्किड रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट पूछा है। कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछने लग गए, मतलब अब रिसेंट ईयर्स में। तो देखिए, जो डिस्टेंस होती है या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने ये पढ़ा होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तब उस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाती है? एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन बोला था कि 2 सेकंड तक ब्रेक्स को अप्लाई किया तब उसका जो मार्किंग हुआ स्किड का वो था 9.8 मीटर डिस्टेंस तक। तो एक्सेलरेशन यहां से हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस जितनी उसने ट्रेवल की वो थी 9.8 मीटर, इट इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन यहां से व्हीकल का निकाल सकते हैं। और टाइम बोला था इसने 2 सेकंड तक ब्रेक्स को अप्लाई किया, तो यहां से ए बता दीजिए कितना आ रहा है। देखिए 4.9 आ रहा होगा, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक कीजिएगा इसको। ओके, यहां से हम इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। और जो टर्म इसने पूछी है स्किड रेजिस्टेंस, स्किड रेजिस्टेंस जो है इसको हम डिफाइन करते पैरामीटर एफ से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एफ से। डिफाइन कैसे करते बताइए? इसको हम बोलते हैं
इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए हमने यहां से रिलेट किया, कितना आया था, ये डबल आएगा इसका। ठीक है, एक तो कैंसिल हो गया, यहां से ए कितना आ गया, ठीक है वही था 4.9 था, ठीक था। यहां से ये 4.9 और जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गया। जिनको नहीं पता ये रिलेशन नोट कर लेना इसको। ओके, नोट किया आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करें। बताइए, सबने नोट किया? ओके, तो आंसर देख लीजिए कि कौन सा है। बी आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एज पर आईआरसी द कैम्बर ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए कैम्बर पूछा है, बताइए। ठीक है, डेटा सीधा आईआरसी का डेटा है, आपके पास टेबल होगी नोट्स वगैरह में। तो हेवी रेनफॉल के लिए कितना होता है, अगर हम सीमेंट कॉन्क्रीट रोड की बात करें तो हेवी रेनफॉल के लिए कितनी होती है 1/50। ठीक है, और लाइट रेनफॉल रीजन के लिए कितना 1/60। अब देख लीजिए कौन सा है, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, कैम्बर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछते, कोई भी एग्जाम हो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज। बताइए, समिट कर्व के लिए आइडियल फॉर्म कौन सी होगी। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि समिट कर्व के लिए आइडियल शेप कौन सी होगी और जनरली हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं। दो डिफरेंट क्वेश्चन से याद रखना। आइडियल शेप पूछिए नवीन। ठीक है, आइडियल शेप कौन सी होगी और क्यों होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर क्लियर होता है तो आप कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा कि क्यों होती है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक तो आइडियल शेप क्या होगी समिट कर्व की। समिट कर्व बताया था मैंने कि ये चढ़ाई वाला जो रोड होता है,
ठीक है, इसको हम समिट कर्व बोल देते हैं। ठीक है, तो आइडियल शेप इसकी होती है सर्कुलर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल शेप होती है सर्कुलर। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जनरली हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इसको पैराबोलिक शेप में प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पैराबोलिक शेप में हम जनरली प्रोवाइड करते हैं, दोनों चीज याद रखना, दो डिफरेंट चीजें ये, आइडियल शेप कौन सी होगी और जनरली कौन सा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर जो है वो आइडियल शेप क्यों है, तो इसको भी एक बार कॉन्सेप्चुअली हम देख लेते हैं। ठीक है, समिट कर्व ऐसा कुछ होता है, चढ़ाई वाला रोड होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हीकल्स के सामने क्या आती है कि साइड डिस्टेंस बहुत इनसफिशियंट होती है। ठीक है, समिट कर्व पे जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो साइड डिस्टेंस का होता है। प्रैक्टिकली आप सोचिएगा कि आप चढ़ाई वाले रोड पे जा रहे हो तो आपको बहुत कम डिस्टेंस विजिबल होती है, मतलब साइड डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होती या कम होती है। ओके, अब प्रैक्टिकली सोचिए कि हम कैसी शेप में कर्व प्रोवाइड करें। ठीक है, आइडियल शेप क्या होगी, सबसे परफेक्ट शेप क्या होगी इस कर्व की। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, समिट कर्व पे साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा कर्व जिस कर्व पर साइड डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, हर सेक्शन पे, जैसे ये सेक्शन हो गया, यहाँ पे कुछ साइड डिस्टेंस है, ये व्हीकल अब यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे भी साइड डिस्टेंस सेम है जितना यहाँ पे थी, मतलब थ्रू आउट द कर्व हर एक सेक्शन पर अगर साइड डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उस कर्व को हम बोलेंगे आइडियल कर्व फॉर समिट कर्व। क्यों, ऐसा क्यों कि प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर कोई और शेप हमने प्रोवाइड कर दी और पता लगा कि हमने कुछ ये सपोज पैराबोलिक शेप प्रोवाइड कर दी या स्पाइरल प्रोवाइड कर दी, सपोज स्पाइरल शेप है, यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे साइड डिस्टेंस सपोज यहाँ पर है कुछ 10 मीटर, सपोज आगे गए तो साइड डिस्टेंस बढ़ गई 20 मीटर हो गई, पहले से ज्यादा हो गई। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे साइड डिस्टेंस ज्यादा होती है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, होता है ना कि प्रैक्टिकली अगर साइड डिस्टेंस ज्यादा होती है तो हम अपनी व्हीकल की स्पीड बढ़ा देते हैं। अब पता लगा कि यहाँ पे तो साइड डिस्टेंस ज्यादा थी, व्हीकल की स्पीड बढ़ा दी, आगे किसी सेक्शन पे साइड डिस्टेंस एकदम से कम हो गई तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जो समिट कर्व है वहां पे सबसे बड़ा इश्यू साइड डिस्टेंस का होता है। ऐसी शेप समिट कर्व के लिए आइडियल शेप होगी जिसके हर एक सेक्शन पर साइड डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ऐसा केवल होता है सर्कुलर कर्व में। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे हर एक सेक्शन पर साइड डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, इसलिए इसको आइडियल शेप माना जाता है फॉर अ समिट कर्व। समिट कर्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समिट कर्व के केस में सिग्निफिकेंट पैरामीटर क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट पैरामीटर क्या है, साइड डिस्टेंस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, उससे कंफर्ट भी मतलब डिस्टर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या, साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नहीं पता तो रीजन भी लिख लेना, कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। आइडियल शेप फॉर समिट कर्व is circular because the sight distance is constant on the circular path. दूसरा पॉइंट, साइड डिस्टेंस जो है इज मोर सिग्निफिकेंट इन अ समिट कर्व। ठीक है, एक और हम बोल सकते हैं जनरली summit curve is provided in parabolic shape. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये नोट कर लेना।
ओके, तो ये नोट किया आप लोगों ने। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आइडियल शेप पूछी थी तो हो जाता है सर्कुलर। ओके, जनरली पूछा होता कि जनरली कौन सा हम प्रोवाइड करते हैं तो पैराबोला बोलते हैं। ये राजस्थान जेई में पूछा हुआ है, लास्ट टाइम पीडब्ल्यूडी में ये सिलेबस में था, ट्रांसपोर्टेशन तब पूछा हुआ था, तो ये भी याद रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 28। इफ अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन हैज अ रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विथ सुपर एलिवेशन इक्वल टू 0.075, ठीक है, नहीं दिया होता तो हम 0.07 ले लेते इसको, एंड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.145, ठीक है। सुपर एलिवेशन के साथ कभी भी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो हमेशा लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही होगा। ओके, अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं देता तो हम 0.15 उसको ले लेते हैं। देन द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ सच हॉरिजॉन्टल कर्व इज क्लोज टू। अभी फॉर्मूला बताया था किसी क्वेश्चन में मैंने, तो वो फॉर्मूला देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। रूलिंग मिनिमम रेडियस जो थी, आर मिनिमम से अगर मैं डिनोट करूं या आर रूलिंग से इसको डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 ई प्लस एफ, ऐसा बताया था, वेयर वी इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड विच इज गिवन एज 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 का स्क्वायर अपॉन 127, ई दिया है क्वेश्चन में 0.075, नहीं दिया होता तो 0.07 हम कंसिडर करते, प्लस एफ यहाँ पर इस फॉर्मूले में होता है लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर नहीं गिवन होता तो 0.15 ले लेना, अभी गिवन है तो वही डेटा हम लेंगे 0.145। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए और बता दीजिए कितना आ रही है। 357.9, 357.9 इतना मीटर, हमेशा ही मीटर में आएगा, तो लगभग लगभग कौन सा आंसर हो गया, अप्रोक्स में देखे तो ऑप्शन बी हो जाता है। ओके, ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। For a vehicle with a speed of v meter per second on a road surface with the coefficient of friction f and acceleration due to gravity g, braking distance is given by, बताइए। ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है v स्क्वायर अपॉन 2gf, अगर v जो है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे v जो दिया है मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो ये फॉर्मूला ये हो जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का। अगर v दिया होता किलोमीटर पर आवर में तो ये हो जाता कैपिटल v स्क्वायर अपॉन 254f, अगर v होता किलोमीटर पर आवर में तो। ओके, याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एज पर आईआरसी रिकमेंडेशंस द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन टेरेन इज, ठीक है, एक तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है और कितना होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो दोनों याद रखिएगा, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है और डिफरेंट जो टेरेन्स है उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो मैं एक बार डेटा बता देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो याद रखना कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, नहीं पता जिन लोगों को वो नोट कर लेना, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट
provided for design of road for design purpose in ordinary conditions. ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट हम यूज करते हैं डिजाइन पर्पस के लिए उसको हम बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट. ओके, अब कितना क्या रिकमेंडेशन है तो वो भी एक टेबल बना लेना. इधर हम बोलेंगे टेरेन और यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट, तो इसको नोट कर लेना. लॉन्गिट्यूडनल जो स्लोप है उसी को हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप होती है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, और जो लेटरल डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है वो कैम्बर या सुपर एलिवेशन हो जाता है. कैम्बर और सुपर एलिवेशन दोनों हम लेटरल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो हम ग्रेडियंट्स की बात करते हैं, जो हम बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट या किसी भी टाइप का ग्रेडियंट जहाँ पे ग्रेडियंट हमने यूज कर लिया वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा. ओके, क्रॉस स्लोप को ही कैम्बर बोलते हैं या क्रॉस फॉल भी बोला जाता है कैम्बर को. ओके, अब क्लियर साउंड? बताइए, कुछ डाउट तो पूछिए. ओके,
ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने नोट करवाया ये, तो याद रखिएगा इसको। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका प्लेन टेरेन के लिए? लिमिटिंग और एक्सेप्शनल भी लिखवा देना, बिल्कुल लिखवा देंगे, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे इस पे, तो वहीं पे मैं नोट करवा दूंगा। लिमिटिंग और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट पे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे उसको। तो इसका आंसर बताइए, रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा प्लेन टेरेन के लिए? कौन सा हो गया आंसर? डी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 31, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी, जो शोल्डर हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसा होना चाहिए? ये देखिए, रफर देन द ट्रैफिक लेंस, ट्रैफिक लेंस के कंपैरिजन में ज्यादा रफ होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। बी स्मूथर होना चाहिए। सी सेम कलर का होना चाहिए जो कि पेवमेंट का है। डी है ऑफ वेरी लो लोड बियरिंग कैपेसिटी, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए। तो कल डिस्कस किया था हमने शोल्डर क्या होता है, तो शोल्डर से रिगार्डिंग 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर देता हूं कि सपोज ये कोई रोड है ऐसा कुछ, ठीक है, और बीच में यहाँ पे ये इसकी मीडियन मान लीजिए या फुटपाथ वगैरह कुछ मान लीजिए इसको, ऐसा कुछ, ठीक है, और ये जो है एक ट्रैफिक लेन है, एक ट्रैफिक लेन ये हो गई और एक ट्रैफिक लेन ये हो गई। ऐसे ही इस साइड भी कुछ ट्रैफिक लेन है, 2 ट्रैफिक लेन हमने शो किए। ओके, ठीक है, और एक ट्रैफिक लेन यहाँ पर भी है जो रोड के एकदम एंड में प्रोवाइडेड होती है। हाई स्पीड रोड्स में आपने देखा होगा जिसमें दोनों साइड ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ होता है, इसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी लेन या शोल्डर। ठीक है, लास्ट वाली जो लेन शो की है ना, दिस इज शोल्डर, कल डिस्कस भी किया था, ये इमरजेंसी लेन होती है। ठीक है, ये भी शोल्डर ही है, दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ है, तो ये शोल्डर है। और ये जो है एक जो ट्रैफिक लेन है इसी को हम इन जनरल कैरीज वे बोल देते हैं। ठीक है, पूरी को भी कैरीज वे बोल सकते हैं, लेकिन उसको 2 लेन कैरीज वे बोलेंगे फिर हम। ओके, और ये टोटल जो विड्थ थी ना सारी, जो शोल्डर या कैरीज वे फुटपाथ वगैरह सबकी विड्थ को अगर हम कंसिडर कर ले तब इसको हम फॉर्मेशन विड्थ बोल देते हैं, या इसी को हम रोडवे विड्थ बोल देंगे। ओके, कल ये डिस्कस किया था हमने। तो एक चीज देखिए कि जो शोल्डर है ना, इमरजेंसी लेन जो है, इसमें दोनों साइड ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ है, जबकि जो कैरीज वे होता है उसमें केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ होता है। तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा कहाँ पे? शोल्डर पर। तो शोल्डर को हम जो नॉर्मल जो कैरीज वे या पेवमेंट होता है इसके कंपैरिजन में ज्यादा रफ बनाते हैं। और इतना आपको पता होगा कि अगर रफनेस ज्यादा होगी रोड की तो वहां पे जो स्पीड होगी व्हीकल्स की वो कम एज कम्पेयर टू स्मूथ रोड कम होगी। ठीक है, तो हमेशा जो शोल्डर होगा वो कैरीज वे के कंपैरिजन में रफ होगा। ओके, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो बोल सकते हो आप कि शोल्डर जो है शोल्डर इज मोर रफ एज कंपेयर टू कैरीज वे। ठीक है, दूसरा शोल्डर जो है उसकी स्टिफनेस भी हम ज्यादा रखते हैं, ज्यादा स्टीपर रखते हैं उसको। कितना ज्यादा रखते हैं? शोल्डर इज मोर स्टीपर, कितना? 0.5% मोर स्टीपर देन कैरीज वे। ठीक है, एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे, जो शोल्डर से, फॉर शोल्डर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो मिनिमम कैम्बर है ये हम जनरली लेते 3% के बराबर, और जो मैक्सिमम कैम्बर है शोल्डर्स में दैट इज टेकन इक्वल टू कितना? 5%। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, शोल्डर इज 0.5% मोर स्टीपर देन कैरीज वे। कैम्बर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख लीजिएगा, कैम्बर इन शोल्डर
इज 0.5% मोर स्टीपर देन कैरीज वे, और कैम्बर की रेंज होगी 3% to 5% इन शोल्डर्स। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए। द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लाइन्स। ज्यादा रफनेस रखते हैं इसकी क्योंकि दोनों साइड का ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द विड्थ ऑफ द कैरीज वे फॉर अ सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी। ठीक है, रिकमेंडेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। डेटा अगर आपके पास पड़ा है तो ठीक है, देख सकते हो आप वहां से। बताइए आंसर इसका। सिंगल लेन रोड के लिए कैरीज वे की विड्थ कितनी होती है? रमेश बोल रहे सी 3.75 मीटर, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सीधा रिकमेंडेशन से। आईआरसी की कोड में आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी डेटा मैं लिखवा देता हूं जो पूछा जाता है। विड्थ ऑफ कैरीज वे, ओके, तो एक तो हमने देखा भी फॉर सिंगल लेन रोड, ये मिनिमम विड्थ के लिए है रिकमेंडेशंस। ज्यादा विड्थ होगी तो ज्यादा बेटर है। फॉर सिंगल लेन रोड मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3.75 मीटर। ठीक है, फिर अगली रिकमेंडेशन फॉर टू लेन रोड, व्हेन कर्व्स आर नॉट रेज्ड। ठीक है, कर्व क्या होती है मैंने कल डिस्कस किया था। तो कर्व्स जो है वो रेज्ड नहीं है, तब उस केस में कितनी विड्थ होगी कैरीज वे की? 7 मीटर। ओके, फिर एक और रिकमेंडेशन है फॉर टू लेन रोड्स व्हेन कर्व्स आर रेज्ड। तो इस केस में जो रिकमेंडेशन है दैट इज 7.5 मीटर। और एक और रिकमेंडेशन है इंटरमीडिएट कैरीज वे, मतलब बीच की कोई ट्रैफिक लेन है उसके लिए रिकमेंडेशन है ये, इंटरमीडिएट कैरीज वे
तो जितने भी इंटरमीडिएट कैरीज भी होगी, कोड ने बोला कि हर एक की विड्थ होगी 5.5 मीटर पर कैरीजवे या पर लेन। ओके, तो ये रिकमेंडेशन याद रखना। ठीक है, मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर होता है, मल्टी लेन इसके लिए 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो इंटरमीडिएट कैरीज वे है इसके लिए 5.5 मीटर। ठीक है, तो ये सारी रिकमेंडेशन हो जाती है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। सिंगल लेन के लिए कितना 3.75 मीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है डिजाइन स्पीड ऑफ एनएच मतलब नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे ऑन रोलिंग टेरेन। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी। एक तो कैम्बर वाली जो रिकमेंडेशन है, दूसरा सुपर एलिवेशन की, और जो ये डिजाइन स्पीड ऑफ टेरेन के लिए 33 का ए। ठीक है, तो जो रिकमेंडेशन है आपने पढ़ी भी होगी। ये जो रिकमेंडेशन है टेरेन के बेसिस पर है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर डेटा में नोट कराऊं तो टाइप ऑफ टेरेन, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यहाँ से बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस स्लोप हम बोलेंगे और यहाँ पर बोलेंगे रिकमेंडेड डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो एक हम पढ़ते हैं प्लेन टेरेन। ठीक है, प्लेन टेरेन कब बोलेंगे, जब कहीं पर क्रॉस स्लोप जो है दैट इज 0 to 10%, तब उस एरिया को हम बोलेंगे प्लेन टेरेन एरिया। ठीक है, कहीं पर अगर क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड जो है दैट इज 0 to 10%, देन दैट इज नोन एज प्लेन टेरेन। और प्लेन टेरेन में जो है वहां पर बहुत ज्यादा जब स्लोप का वेरिएशन नहीं है तो मैक्सिमम स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं व्हीकल्स की। यहाँ पे जो रिकमेंडेड डिजाइन स्पीड है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन अगर क्रॉस स्लोप है 10% टू कितना 25%, तब उसको हम बोलेंगे रोलिंग टेरेन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते, 3-4 बार एसएससी में पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि अगर कहीं पर क्रॉस स्लोप है 15%, तब वो कौन सा टेरेन होगा, रोलिंग टेरेन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनकी डिजाइन स्पीड पूछ लेता है, तो जो रिकमेंडेड डिजाइन स्पीड है फॉर रोलिंग टेरेन दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तीसरा, अगर क्रॉस स्लोप पे कितना 25% टू 60%, तब उसको माउंटेनस टेरेन बोलेंगे। और इसमें कितनी होती है डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। और अगर क्रॉस स्लोप जो है दैट इज मोर देन 60%, तब इसको हम बोलते हैं स्टीप टेरेन या इसको हिली टेरेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिजाइन स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे स्लोप बढ़ रही है ना, क्रॉस स्लोप बढ़ रही है, वैसे वैसे डिजाइन स्पीड कम होती जा रही है। और प्रैक्टिकली सोचिए अगर स्लोप बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमें स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी। ओके, तो ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्रॉस स्लोप देता है क्वेश्चन में और टेरेन का टाइप पूछ लेता है, दूसरा टेरेन का नाम या क्रॉस स्लोप देकर डिजाइन स्पीड पूछ लेता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। माउंटेनस हिली में डिफरेंस, जो हिली टेरेन है वहां पे स्लोप और भी ज्यादा होती है, मैक्सिमम हिली रीजन्स में होती है। जैसे क्राइटेरिया बोला ही है ना यहाँ पे कि 60% से ज्यादा क्रॉस स्लोप है तो उसको हिली टेरेन हम बोलेंगे, 25 से 60% है तो उसको माउंटेन्स बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा स्लोप में वेरिएशन होता है हिली रीजन्स में। ठीक है, दोनों में ये बेसिकली ये मैथमेटिकल क्राइटेरिया है, इसी बेसिस पे हमने बोल दिया। ठीक है, स्लोप का डिफरेंस होता है और बाकी आपको वैसे नॉर्मली डिफरेंस पता नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तो इस क्राइटेरिया की बेसिस पे बोला है टेरेन, जो कोड ने बोला। होते दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, लेकिन हिली टेरेन भी क्या होता है, बहुत डीप जो है कैनियंस होते हैं, मतलब चट्टाने होती है, बहुत डीप चट्टाने जहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, तो नोट किया आप लोगों ने। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में एनएच और एसएच ऑन रोलिंग टेरेन के लिए पूछा था। ठीक है, तो रोलिंग टेरेन के लिए कितना होगा, 80 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, रोलिंग टेरेन के लिए 80 किलोमीटर पर आवर होगा। इसके बाद 34 देखिए, द अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज आर जनरली टेकन अलोंग। किसके अलोंग हम अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट का मतलब भी कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अलाइनमेंट क्या होता था कि रोड जो है उसकी सेंटर लाइन किन किन पॉइंट्स को या किन किन लोकेशंस को कनेक्ट करते हुए पास होगी, इसको डिसाइड करना कहलाता है अलाइनमेंट डिसाइड करना। ओके, बताइए जनरली हम अलाइनमेंट जो बनाते हैं दैट इज अलोंग द कंटूर लाइन। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द क्राउन हाइट। क्राउन क्या होता है, जो अपेक्स पॉइंट होता है दैट इज क्राउन। ठीक है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है रोड पर, ये क्रॉस सेक्शन है रोड का, ये रोड था। ठीक है, यहां पर ये सेक्शन लिया और सपोज ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, तो ये ए बी जो सेक्शन है इसको मैंने अलग से बना दिया। ठीक है, आपने कैम्बर पढ़ा होगा, कैम्बर क्या होता है कि जो मिड पॉइंट है इसका, जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट, ओ बोल देता हूं इसको, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, जो सेंट्रल लाइन है रोड की या मिड पॉइंट जो है, इसको हमने क्या किया, जो आउटर पॉइंट से इनके रेस्पेक्ट में कुछ राइज कर दिया। राइज कर दिया मतलब इस तरह से कुछ स्लोप प्रोवाइड कर दी। इसका पर्पज क्या है कि जो रेन वाटर होगा वो यहाँ से यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है एंड्स पर एजेस पर वहां पहुंच जाएगा। तो जो ड्रेनेज है वो इसका पर्पज हो गया इस तरह की स्लोप का। इस तरह की स्लोप को हम बोलते हैं कैम्बर। 4 बार एसएससी जेई में पूछा कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। राजस्थान के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा हुआ है कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका पर्पज क्या है, ड्रेनेज, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द क्राउन हाइट। ये जो पॉइंट होता है ना इसको हम बोलते हैं क्राउन। दिस पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज नोन एज क्राउन। ये जो पॉइंट है इट इज नोन एज क्राउन।
क्राउन मतलब अपेक्स, शीर्ष बिंदु। व्हाट इज द क्राउन हाइट विथ रेस्पेक्ट टू द एजेस, एजेस के रेस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या है, मतलब ये पूछना चाह रहा है। सपोज दिस हाइट इज वाई इन केस ऑफ स्टेट हाईवे ऑफ कॉन्क्रीट पेवमेंट, ठीक है, स्टेट हाईवे कॉन्क्रीट पेवमेंट है ऑफ विड्थ 7 मीटर, ठीक है, विड्थ ऑफ पेवमेंट कितना है 7 मीटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस गिवन है ये 7 मीटर के बराबर गिवन है, दिस इज 7 मीटर। एंड वेरी हाई रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल है, तब उस केस में ये डिस्टेंस पूछी है। तो देखिए जो अगर ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, कुछ नहीं बोला तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर मानेंगे, तो तब जो वाई जो होता है दैट इज इक्वल टू W/2N, ठीक है। ये एक बार इस फॉर्मूले को भूल जाइए। मुझे ये बताइए कि ये जो कंडीशन बोली कि इसने कि कॉन्क्रीट पेवमेंट है और हाई रेनफॉल रीजन है, इस केस में कैम्बर कितना प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, बताइए। जब कॉन्क्रीट पेवमेंट हमने प्रोवाइड किए, कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट रोड अगर प्रोवाइड किए हाई रेनफॉल रीजन में, तब कैम्बर कितना होता है, ये होता है 1/50, ठीक है, सीधा आप टेबल से देख सकते हैं 1/50 होता है। और यहां पर ये जो 50 है दिस इज एन, इस फॉर्मूले में एन क्या है 50 के बराबर है। डब्ल्यू जो होता है दैट इज विड्थ ऑफ पेवमेंट, ठीक है, विड्थ ऑफ पेवमेंट कितना दिया है 7 मीटर दिया है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, हाइट आ जाएगी, कितना हो गया W 7 मीटर अपॉन 2 इंटू 50, कितना हो गया 0.07 हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखना, इसकी कीजिए नोट इसे। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। A two-lane road with the design speed of 80 km per hour has a horizontal curve of radius 500 meter. What is the rate of super elevation for mixed traffic? देखिए जब भी हम डिजाइन करते हैं ना, तब सुपर एलिवेशन कितना लेते हैं बताइए। डिजाइन पर्पज के लिए सुपर एलिवेशन कितना लिया जाता है, इट इज इक्वल टू V² अपॉन 225R, वेयर V इज द डिजाइन स्पीड ऑफ रोड एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्व। तो V जो है कितना गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कैपिटल V लिखा ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। 225R, रेडियस हमेशा मीटर में ही लेते किसी भी रिलेशन में, तो ये कितना 500। सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आ रहा देख लीजिए, वही आंसर होगा, बताइए। 75% ऑफ V, बिल्कुल सही नवीन। ये वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। .0568, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस।
ओके फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। द लेंथ ऑफ द रोड अहेड ऑफ द व्हीकल विच इज विजिबल टू द ड्राइवर इज नोन एज, बताइए क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस, सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रदुमन सी, मिड ऑर्डिनेट, बिल्कुल करेक्ट है, इससे हम बोलेंगे मिड ऑर्डिनेट। तो ये बेसिक डेफिनेशन से कई बार पूछ ली जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड्स, नॉर्मली हिल रोड्स आपके सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन बुक्स में मिलेंगे तो वहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड्स इज, हिली रोड्स में मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होता है बताइए? हिली रोड्स में जो रिकमेंडेशन है मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है 1/16.7, मतलब परसेंटेज में निकालोगे तो 6% आएगा। ये होता है मैक्सिमम ग्रेडियंट, ठीक है, हिली रोड्स में 1/16.7। तो नियरेस्ट ऑप्शन देख लीजिए अब यहाँ पे, तो नियरेस्ट तो किसे बोलेंगे? इतना, इससे ज्यादा तो हम मानेंगे नहीं करेक्ट। तो इसकी लोअर एंड पे जो भी नियरेस्ट होगा वही आंसर करेक्ट होगा, दैट इज 1/15, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा ये है, तो पता नहीं तो लिख लेना। ओके देन क्वेश्चन नंबर 40, देखिए, इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम, किसी भी ट्रैफिक लेन से आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी लेन के लेफ्ट में है, क्योंकि डिफरेंट लेन हो गई ना वो, ठीक है। आप हाईवे पे जाते हो एनएच या एसएच पर, तो डिफरेंट ट्रैफिक लेन्स बनी होती है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेन पर कोई व्हीकल है, इसको हम ओवरटेक यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बताइए? ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया पूछा है। द वाइडनिंग ऑफ अ रोड एट कर्व इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इट्स रेडियस विल बी, बताइए? ग्रेटर देन 300, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, अगर कहीं पर बहुत शार्प कर्व होगा मतलब रेडियस ऑफ कर्व कम होगी, तो वहां पे ऑफ ट्रैकिंग वगैरह की दिक्कत आती है, वहां पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्व बहुत ज्यादा है, ठीक है, कर्व तो है लेकिन ऐसा कुछ कर्व है, रेडियस ऑफ कर्व बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना कि आप किसी रोड पर जब जाते हो, ठीक है, तो आपको सपोज यहां से गाड़ी को यू टर्न लेना है, ठीक है, ये कोई रोड है और यहां से आपको घूमकर आना है। अगर लेंथ ऑफ व्हीकल ज्यादा है आपकी, तब उस केस में जो टर्निंग रेडियस है काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये बहुत बड़ा कर्व आपको काटना पड़ता है, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्व पहले ही ज्यादा है, ठीक है, 300 मीटर से ज्यादा है, तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सेफ होता है जो भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत शार्प कर्व है, ठीक है, या मैथमेटिकली इसका क्राइटेरिया बोले कि 300 मीटर से कम रेडियस है, तो उस केस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, when the coefficient of friction is neglected then the maximum rate of super elevation is given by, बताइए? एक्चुअल जो रिलेशन होता है ना सुपर एलिवेशन का, वो होता है E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, ओके। एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन को, तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं एक बार को, और जो डिजाइन स्पीड है उसको केवल 75% कंसीडर करते हैं, ठीक है। सुपर एलिवेशन को हम केवल 75% डिजाइन स्पीड के कोरेस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हैं। तो इसकी जगह अगर हम पुट कर दे इसका 75%, दैट इज 0.75v का स्क्वायर, f को 0 कर दिया हमने, अपॉन 127R। तो इसी को सोल्व करके आप लिख सकते हो v स्क्वायर अपॉन 225R, ठीक है। ये डिजाइन पर्पस के लिए ऐसा हम करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके।
75% डिजाइन स्पीड हम कंसिडर करते हैं सुपर एलिवेशन की डिजाइन में, तो वी की जगह मैंने 0.75 वी पुट किया है, और फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता नोट कर लेना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43। फॉर अ कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन हाईवेज द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है? एक क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है, किसको बोलते हैं हम? वी स्क्वायर अपॉन जी आर को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ऐसे ध्यान रख लीजिए, ठीक है, पी बाई डब्ल्यू। तो देखिए शुड नॉट एक्सीड किसके लिए? हाईवेज के लिए अगर हम बात करें तो हाईवेज के लिए तो ये होता है कितना? 0.25 जो रिकमेंडेशन है। कई बार रेलवेज के लिए भी पूछ लेता है, तो वो भी याद रख लेना। सिलेबस में तो है ही आपकी ये एसएससी के रेलवे इंजीनियरिंग, इसके लिए इसका हाफ होता है, मतलब 0.125 होता है। ठीक है, दोनों के लिए याद रखना, हाईवेज के लिए 0.25 और रेलवेज के लिए 0.125। ठीक है, तो हाईवेज के लिए पूछा था तो कितना हो जाता है? 0.25 हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी लोग जो आज जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी वो भी पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है पूरे हाईवे में। जो मेजर पार्ट है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो यही है, बाकी पार्ट जो है हाईवेज में वो रेक्टाफिकेशन है। तो एक बार इसको सारे को पढ़ना। ठीक है, कुछ डाउट तो वो क्लियर होते जाएंगे। अगर अभी आज पढ़ लोगे तो आप कल से आपको बेटर, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, और जो डाउट्स होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।